उत्कर्ष इंजीनियर क्लासेस में दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि हमने वादा किया था, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए एक विशेष यूट्यूब पर सीरीज लाई गई है जिसमें हम इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग को एक कॉन्सेप्ट थ्रू विजुअल्स के माध्यम से हम देखेंगे, जहां पर हम जितने भी इन्वायरमेंट के टॉपिक्स हैं उनको हम विजुअल्स के माध्यम से, उनके जो भी चित्र हैं, ताकि हम और उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको और अच्छा कर सकें। इसी सीरीज में आज मैं आपके लिए लेके आया हूं, आपके सामने बोर्ड पे दिख रहा होगा पेयजल उपचार प्लांट। तो ये क्या है बेटा? ये एक कंप्लीट पेयजल उपचार प्लांट है और हमें पेयजल उपचार प्लांट को अगर हम देखें तो ये पेयजल के लिए है। अब देखो, आपको बोर्ड पे सारा डायग्राम दिख रहा है। डायग्राम से क्या फायदा होगा? आपके दिमाग में एक इमेज बनेगी। इमेज से क्या होगा? आपको चीजें ज्यादा देर तक याद रहेंगी और आप उसको रिलेट कर पाओगे। ठीक है। अगर हम बात करें उपचार प्लांट की, तो उपचार प्लांट में पेयजल के लिए मुख्यतः जो पहला ट्रीटमेंट होता है यूनिट, उसको हम बोलते हैं डियर, उसको बोलते हैं सर छन्नीकरण। क्या काम होता है छन्नीकरण का? तो आपको इमेज दिखाई गई है छन्नीकरण की, जो एकदम एग्जैक्ट आपके ट्रीटमेंट प्लांट से उठाकर लाई गई है। तो ये देखो, ट्रीटमेंट प्लांट में इस तरह से छन्नीकरण किया जाता है। अगर हम बात करें छन्नीकरण की, तो छन्नीकरण से हम निलंबित ठोस को रिमूव करते हैं। छन्नीकरण से ट्रीटमेंट प्लांट में, यानी कि उपचार प्लांट में, हम निलंबित ठोस को करते हैं निष्कासित, और ये बहाव की दिशा में सामने की तरफ झुका होता है। और झुका हुआ कोण हमें याद होना चाहिए, क्योंकि सवाल यहां बनता ही बनता है। तो वो कोण बेटा 45 से 60 डिग्री का कोण होता है। 45 से 60 डिग्री का कोण बहाव की दिशा में झुका होता है। और अगर हम बात करें अपने छन्नीकरण की, तो इसे दिया जाता है बार्स के माध्यम से या वायर मेश के माध्यम से। अब उस बार को अगर आप देखो, तो ये बार के माध्यम से देखो, आप अगर डायग्राम देखिए आप, तो देखिए बार के माध्यम से दिया गया। तो ऐसे करते हैं हम प्लांट में छन्नीकरण। और हमारा छन्नीकरण करने का उद्देश्य क्या होता है? सर, बड़े निलंबित ठोस को रिमूव करने के लिए या निष्कासित करने के लिए। अगर हम बात करें आगे, तो अगला जो यूनिट है, अगली जो इकाई है बेटा, उसे बोलते हैं वातन। सर, वातन क्यों करते हैं? वातन हम सामान्यतः करते हैं पानी में, ताकि हम घुली हुई गैसों को रिमूव कर सकें। तो पानी से बेटा घुली हुई गैसों को रिमूव करने के लिए हम वातन करते हैं। अगर हम बात करें वातन में और, तो क्या वातन सिर्फ घुली हुई गैसों को रिमूव करता है क्या? नहीं, वातन रिमूव करता है या वातन निष्कासित करता है अगर बेटा हम बोले, तो सर ये घुली हुई गैसों के साथ साथ कुछ ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि कार्बनिक पदार्थ, साथ ही में कुछ जो आपके घुलनशील जो आपके लिक्विड्स होंगे उनको रिमूव करता है। और सबसे बड़ी बात, जो बहुत एक महत्वपूर्ण सवाल बनता है, सर Fe और Mn, आयरन और मैग्नीज, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, कि वातन से कौन से ऐसे दो घुले हुए ठोस हैं जो रिमूव हो जाते हैं? वातन से ऐसे कौन से दो घुले हुए ठोस हैं जो होते हैं रिमूव? उनका नाम बेटा आयरन और मैग्नीज। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि वातन की प्रक्रिया से कौन से ऐसे दो घुले हुए ठोस हैं जो रिमूव होते हैं, उनका नाम है आयरन और मैग्नीज। और ये आपको बोर्ड पे एग्जैक्ट डायग्राम दिखा रखा है वातन का, कि प्लांट में वातन कैसे किया जाता है। तो प्लांट में ये बना हुआ है, इसको बोलते हैं कास्केड एरिएटर। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कास्केड एरिएटर, जिसके माध्यम से हम वातन करते हैं। और ये बना हुआ है ट्रे टावर विधि से, ट्रे टावर विधि से वातन। तो आपने दो यूनिट पढ़ी, एक पढ़ी आपने छन्नीकरण, एक आपने पढ़ा करा वातन पढ़ा। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें अगले यूनिट की, अगला यूनिट आता है स्कंदन एवं उड़नन। स्कंदन एवं उड़नन, स्कंदन, उड़नन और अवसादन की अगर हम बात करें, ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि जो बारीक कण स्वयं से निष्दित नहीं हो सकते हैं, उनके निष्कासन हेतु हमें अब आर्टिफिशियल कृत्रिम तरीके से कुछ रसायन के माध्यम से उनको रिमूव करवाना होगा, उनको करवाना होगा निष्कासित। अब ये रसायन है क्या? ये रसायन को डियर बोलते हैं स्कंदक, या अगर हम थोड़ा और बात करें जो पॉपुलर टर्म है, उसको बोलते हैं कोआगुलेंट। तो बहुत सारी किताब में आपको कोआगुलेंट लिखा हुआ मिलेगा, जिसको अगर आप बिल्कुल अगर बात करोगे शुद्ध हिंदी में, तो उसको बोलते हैं स्कंदक रसायन। अब वो रसायन क्या हो सकते हैं? वो रसायन सर एलम हो सकता है, यानी कि फिटकरी हो सकता है, कॉपरेस हो सकता है, साथ ही में सोडियम एल्यूमिनेट भी हो सकता है। तो ये क्या है? ये है सर कोआगुलेंट। क्या काम करते हैं कोआगुलेंट? सर, कोआगुलेंट आवेश को करते हैं न्यूट्रलाइज। क्या करते हैं कोआगुलेंट? सर, कोआगुलेंट आवेश को करते हैं निष्क्रिय। अब ये आवेश किसके ऊपर है? सर, ये जो चार्ज है, ये जो बारीक कण है, ये उनके ऊपर चार्ज है।
अब ये चार्ज का नेचर क्या है सर, ये माइनस चार्ज होता है, ये एक ऋणात्मक चार्ज है। किसके ऊपर? ये वो बारीक कण है जो स्वयं से बैठ या निष्दित नहीं हो सकते। इनको रिमूव करने के लिए हमें सबसे पहला काम ये करना होता है कि इनके ऊपर मौजूद चार्ज यानी कि आवेश को निष्क्रिय करना होगा। साथ ही हमें एक ऐसे प्रेसिपिटेट का करना होगा निर्माण जो कि चिपचिपा हो। तो स्कंदक में दो काम हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं सर? ये एक तेज मिक्सिंग प्रक्रिया है जिसमें कणों के ऊपर मौजूद ऋणात्मक चार्ज को क्या करते हैं? निष्क्रिय करते हैं। साथ ही में एक चिपचिपा प्रेसिपिटेट बनवाते हैं। अब दो काम हो गए। अब हम आएंगे उन्नन में यानी कि फ्लॉकुलेशन में। उसमें क्या होता है? अब जो ये बारीक कण अपने से बैठ नहीं पा रहे थे, ये उस चिपचिपे पदार्थ से चिपक कर एक बड़ा पार्टिकल बनाएंगे और कर जाएंगे सेटल। तो इन दोनों प्रक्रियाओं को हम एक साथ पढ़ते हैं, कोआगुलेशन और फ्लॉकुलेशन। अब स्कंदक और उन्नन के बाद जब इनका अवसादन होगा तो इन तीनों को मिला करके बोलते हैं क्लैरीफ्लॉकुलेटर। तो अगर एक ही टैंक में स्कंदन, उन्नन एवं अवसादन तीनों हो जाए, आप इसको बोलते हैं क्लैरीफ्लॉकुलेटर। अगर हम आगे चलें तो आपको सिर्फ दो बातें याद रखनी है स्कंदक एवं उन्नन से। स्कंदक क्या है सर? ये एक तेज मिक्सिंग की या तेज मिश्रण की प्रक्रिया है, जैसा कि आपको बोर्ड में दिखाया गया है। ये क्या है? ये एक तेज मिश्रण की प्रक्रिया है। आगे बात करें इस तेज मिश्रण से होता क्या है? चार्ज, उसके ऊपर जो ऋणात्मक चार्ज है वो होता है निष्क्रिय। साथ ही में एक प्रेसिपिटेट बनता है चिपचिपे पदार्थ का। और ये काम कैसे करता है? तो आप इस डायग्राम को देखिए। आपने कोआगुलेंट यानी कि रसायन ऐड किया। रसायन को ऐड करने के बाद ये वो पार्टिकल हैं जो लाल रंग से दिखाए गए हैं। इनके ऊपर चार्ज कौन सा है? इनके ऊपर चार्ज बेटा नेगेटिव चार्ज है। अब कोआगुलेंट जब ऐड कर दिया गया, वो इसके चार्ज पार्टिकल को करेगा न्यूट्रलाइज, जैसे आपको देखो न्यूट्रलाइज करते हुए दिखाया गया है, और बाद में एक बड़ा पार्टिकल बना करके निष्दित हो जाएगा। इसी चीज को बोलते हैं कोआगुलेशन एवं फ्लॉकुलेशन। कोआगुलेशन मतलब केमिकल को ऐड करना और एक तेज मिक्सिंग प्रोवाइड करना। फ्लॉकुलेशन में मिक्सिंग को स्लो कर देते हैं ताकि जो भी पार्टिकल है वो आपस में चिपक के एक बड़ा पार्टिकल बना करके बैठ जाए। आगे बात करें अगर हम, और देखिए, अब जब एक बार आपने स्कंदन, उन्नन और अवसादन कर दिया, अब और भी जो बारीक कण थे यानी कि स्कंदन के बाद भी अगर कोई कण बचे रह गए, अब हमारा उद्देश्य है कि सर उनको हमें करना है निष्कासित। पानी से उनको निष्कासित करने हेतु हमारे पास अब अगली यूनिट है, उसको बोलते हैं फिल्टर। फिल्टर क्या है सर? फिल्टर पानी से क्या निष्कासित करेगी? फिल्टर पानी से निष्कासित करती है बहुत ही बारीक निलंबित ठोस को। किसको रिमूव करता है सर? फिल्टर की प्रक्रिया के दौरान हमारे वाटर से रिमूव होता है बहुत ही बारीक कण। ये वो कण है जो अब तक रिमूव नहीं हो पाया। अब इसके निष्कासन हेतु हमारे पास दो मेथड है। क्या प्रक्रिया है सर? या तो आप मंद रेत फिल्टर का इस्तेमाल कर लीजिए या आप द्रुत रेत फिल्टर का इस्तेमाल करिए। अब हम बात करेंगे मंद रेत फिल्टर की। तो आपको बोर्ड पे डायग्राम दिखाया गया है। ये एक ओरिजिनल डायग्राम है जो मैं प्लांट से लेके आया हूं। तो प्लांट में मंद रेत फिल्टर कुछ आपको ऐसा दिखेगा। ये है प्लांट में मंद रेत फिल्टर। और अगर हम बात करें परीक्षा की स्थिति से, तो परीक्षा की दृष्टि से मंद रेत फिल्टर यानी कि मंद रेत निस्यंदन के लिए अगर आप बात करो, कुछ इनके डिजाइन डेटा हमें पता होना चाहिए, अभिकल्पन का डेटा हमको पता होना चाहिए। सबसे जरूरी सवाल कि सर मंद रेत फिल्टर का फिल्टर करने की दर कितनी है? तो इसकी फिल्टर करने की दर होती है 2400 से लेकर के 4800 लीटर प्रति मीटर स्क्वायर प्रतिदिन। ध्यान देना है कि जब हम मंद रेत फिल्टर की बात करेंगे तो उसकी जो यूनिट होती है, उसकी जो इकाई है, जो उसके मात्रक है, वो क्या होता है? लीटर प्रति मीटर स्क्वायर प्रतिदिन। तो 2400 से लेकर के 4800 लीटर प्रति मीटर स्क्वायर प्रतिदिन होता है। अगर हम बात करें अपने एक मंद रेत फिल्टर के क्षेत्रफल की, तो ये आपको 100 से 2000 मीटर स्क्वायर तक मिलता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मंद रेत फिल्टर का सर क्षेत्रफल काफी बड़ा है। तो मंद रेत फिल्टर को अगर हम बनाएंगे तो हमें बहुत ज्यादा बड़ा एरिया चाहिए। दूसरा, अगर हम बात करें D10 की इफेक्टिव पार्टिकल के साइज की, तो वो निकल के आता है 0.2 से लेकर के 0.3 mm तक। और अगर हम बात करें यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट यानी कि CU की, तो वो सर निकल के आता है 3 से 5। दूसरी बात, मंद रेत फिल्टर का एक बहुत अच्छा सवाल बनता है कि पानी में गंदलापन कितनी वैल्यू से ज्यादा नहीं होना चाहिए कि हम इसे यूज कर सके। तो अगर पानी का गंदलापन 50 NTU से ज्यादा हो गया, आप उस पानी के लिए मंद रेत फिल्टर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके लिए आपको कोई और फिल्टर इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मंद रेत फिल्टर से अगर आपको पानी में फिल्ट्रेशन प्रक्रिया करनी है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि पानी में गंदलापन 50 NTU से कम होना चाहिए। अब ये NTU क्या चीज है?
एनटीयू का मतलब होता है नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट, इसकी मात्रक है। ये मात्रक किसका है सर? ये गंदलेपन का मात्रक है, एनटीयू नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट। अगर हम और आगे बात करें बेटा अगला, तो ये मैंने आपको दिखाया है प्लांट में एक, अगर आप देखो तो ये आपका डियर क्या है सर? ये है हमारा एक द्रुत रेत फिल्टर। द्रुत रेत फिल्टर क्या करता है? ये भी पानी को फिल्टर करता है, परंतु इसके पानी को फिल्टर करने की दर स्लो सैंड वाले से बहुत ज्यादा है। कितनी ज्यादा है सर? इसका जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है, यानी कि जो फिल्टर करने की दर है, वो आता है 3000 से लेकर के 6000 लीटर प्रति मीटर स्क्वायर प्रति घंटा। ध्यान दिया जाना है कि आपने स्लो सैंड फिल्टर की जो यूनिट याद रखी है वो है 2400 से 4800 लीटर प्रति मीटर स्क्वायर प्रति दिन। यहां निकल के आता है 3000 से 6000 लीटर प्रति मीटर स्क्वायर प्रति घंटा। दूसरा, अगर हम और तुलना करें अपने मंद रेत फिल्टर की और द्रुत रेत फिल्टर की, तो जहां आपने वहां D10 याद किया 0.2 से 0.3 mm, यहां आप याद करते हो 0.35 से 0.55 mm। दूसरी तरफ अगर हम बात करें CU की, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट की, तो वो बेटा निकल के आता है यहाँ पे 1.2 से 1.8। एक और सवाल बनता है कि आपको कितने नंबर ऑफ फिल्टर देने हैं। तो अगर हम बात करें फिल्टरों की संख्या का एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो होता है 1.22 रूट ओवर ऑफ Q, जहां ध्यान ये देना है कि जो Q का मात्रक आप रखेंगे वो रखेंगे मिलियन लीटर प्रति दिन में। तो आपने इतनी यूनिट पढ़ी, अब तक आपने आपका जो पानी था उसको आपने स्क्रीनिंग दे ली, यानी कि आपके छन्नीकरण कर लिया, आपने वातन कर लिया, आपने स्कंदक और उन्नन और अवसादन कर लिया, और जो कण बचे थे उसको आपने फिल्टर से रिमूव कर दिया। तो अब तक के किए गए उपचार से आपने पानी से तमाम बिल्कुल बारीक से बारीक कण रिमूव कर चुके हो। क्या आपने अभी तक पानी से जीवाणु को रिमूव किया? क्या आपने अभी तक अपनी जितनी हमने यूनिट देखी, क्या आपने पानी से जो रोगजनक बैक्टीरिया हैं उनको रिमूव किया? क्या नहीं सर, अभी वो बचे हुए हैं। तो रोगजनक बैक्टीरिया को रिमूव करने के लिए हम जो अगला मेथड अपनाएंगे, अगली विधि अपनाएंगे, हम करते हैं सर क्लोरीनेशन। तो क्लोरीनीकरण से रोगजनक बैक्टीरिया को पानी से मार करके निकाला जाता है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं अगले, ये एक और दिखाया गया डायग्राम। ये डायग्राम क्या है? ये भी एक द्रुत रेत फिल्टर है। आपको पता होगा कि द्रुत रेत फिल्टर की सफाई बैक वॉशिंग की विधि से होती है। द्रुत रेत फिल्टर की सफाई बैक वॉशिंग की विधि से होती है। और इस पूरे डायग्राम में आपको क्या दिखाया जा रहा है? आपको दिखाया जा रहा है कि सर बैक वॉशिंग कैसे होती है। तो जमीन के ये नीचे से क्या हो रहा है, फिल्टर के बेड से ये एक ये प्रेशराइज्ड एयर और प्रेशराइज्ड वाटर के माध्यम से हम बैकफ्लो करवाते हैं। और ये जो आपको तमाम बोर्ड पे जो गंदगी दिख रही है, ये आपके द्रुत रेत फिल्टर के द्वारा ये जो भी गंदगी इंट्रैप्ड होती है फिल्टर मीडिया से, उसको रिमूव करते हैं। और इसको रिमूव करते क्या है? बैक वॉश करते हैं। बैक वॉश के दौरान होता क्या है? बैक वॉश के दौरान आपके नीचे से कंप्रेस्ड एयर और कंप्रेस्ड वाटर निकलती है, जो कि पूरे के पूरे जो भी गंदगी इसके अंदर बैठता है उसको निकालती है। तो ये सवाल बनता है कि द्रुत रेत फिल्टर को हम साफ कैसे करते हैं? तो सर द्रुत रेत फिल्टर की सफाई होती है बैक वॉशिंग के माध्यम से। अगर हम आगे बढ़ें और तो देखिए, ये आपको दिखाया गया प्लांट का ओरिजिनल डायग्राम। अगर मैं बात करूं देखो क्लोरीनीकरण की, तो ये आपका पानी है। पानी के अंदर क्या है? गंदगी है और बैक्टीरिया है। पानी के अंदर देखो दिखाया गया है गंदगी यानी कि डर्ट यानी कि बैक्टीरिया। इन दोनों को मारेगा कौन? सर इन दोनों को मारेगा क्लोरीन। तो साफ वाले पानी में सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा क्लोरीन। तो क्लोरीन ने बैक्टीरिया को मार दिया। इसी चीज को बोलते हैं क्लोरीनीकरण। और कभी कभी आपको डायरेक्टली, क्योंकि प्लांट में सामान्यतः क्लोरीनीकरण से ही किया जाता है रोगाणुनाशन। और ये एक केमिकल रिएक्शन है, ये एक केमिकल रिएक्शन है जो हमें याद होनी चाहिए। अब ये क्या है कि सर सवाल बनता है कि क्लोरीन पानी में रिएक्ट कैसे करता है? तो क्लोरीन पानी में पहले रिएक्ट करता है पानी मौजूद अमोनिया से, बाद में बची हुई क्लोरीन रिएक्ट करती है वाटर से। तो पहले क्लोरीन रिएक्ट करता है अमोनिया से, बाद में क्लोरीन रिएक्ट करता है वाटर से। और ये आपको बोर्ड पे दिखी गई है रिएक्शन, ठीक है? तो ये रिएक्शन हमें याद रखनी है। और सबसे जो खतरनाक फॉर्म है क्लोरीन का, सबसे जो घातक रूप है क्लोरीन का, वो होता है HOCl, जिसको बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड। तो HOCl हमको याद रखना है, बाकी ये रिएक्शन हमें याद होनी चाहिए। तो दोस्तों इसी तरह से हिंदी माध्यम बच्चों के लिए हमने एक कंप्लीट AJEE फाउंडेशन बैच कोर्स लाया है। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये विशेषकर हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए जिनको ऐसा लगता है कि सर हमारे पास कंटेंट उतना अच्छा अवेलेबल नहीं है, तो आप उत्कर्ष के मेधावी फैकल्टी साथ और भी हमारे जो एक्सपर्ट फैकल्टी हैं उनके साथ आप ज्वाइन करिए और हमारा कोर्स ज्वाइन करिए, जहां पे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और वो मदद क्या है आप देखिए, आप काउंट करिए। संपूर्ण कोर्स आपको कराया जाएगा हिंदी भाषा में। दूसरी बात,
डीपीपी के माध्यम से हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों ही डीपीपी आपको मिलेगी, जिसे बोलते हैं डेली प्रैक्टिस पेपर, जहां पे आप प्रैक्टिस करके अपनी तैयारी को और भी ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। अगर हम और बात करें तो टेस्ट भी हिंदी माध्यम में कराया जाएगा, तो आपको संपूर्ण कोर्स कराया जाएगा हिंदी माध्यम में, आपकी डीपीपी भी हिंदी माध्यम बनाई जाएगी, और दूसरी बात आपका टेस्ट भी हिंदी माध्यम में ही लिया जाएगा, और साथ ही साथ आपको मिलेगी डिजिटल पैनल की पीडीएफ भी उपलब्ध कराई जाएगी। जैसे मैंने आपको ये पढ़ाया, जैसे आपने ये पढ़ा, सारे डायग्राम बताए गए, सारे डेटा बनाया गया, इसकी पीडीएफ आपको उपलब्ध कराई जाएगी। इसी तरह से जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको क्लास में कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और साथ ही इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए या परचेस करने के लिए आप बोर्ड पे दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप ऑफलाइन आकर पढ़ना चाहते हैं, ऑफलाइन आने के लिए बेटा उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस आप आ सकते हैं, जो कि मेट्रो पिलर नंबर 66 गुर्जर की थड़ी जयपुर में है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए बेटा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है दोस्तों, धन्यवाद।